हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। इस चैप्टर में हमने अभी तक एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में पढ़ा है। उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और आज हम हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ेंगे। उन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। In the development of management, Fio's administrative theory is very important. मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के लिए हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेनरी फ्योल एक्सप्लेन्ड व्हाट अमाउंट टू ए मैनेजर वर्क एंड व्हाट प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड इन डूइंग दिस वर्क। हेनरी फ्योल ने एक्सप्लेन किया है कि किसी मैनेजर को कितने अमाउंट में काम करना चाहिए और उसको किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए काम को करते टाइम। इफ वर्कर्स एफिशिएंसी मैटर्ड इन द फैक्ट्री सिस्टम, सो डज द मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगर फैक्ट्री सिस्टम में वर्कर्स की एफिशिएंसी मैटर करती है तो मैनेजरियल एफिशिएंसी भी मैटर करती है। तो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे उन्होंने वर्कर्स की एफिशिएंसी को ज्यादा ध्यान दिया, जबकि हेनरी फ्योल ने मैनेजरियल एफिशिएंसी पर ज्यादा ध्यान दिया है। फ्योल एडवोकेट इम्प्रूवमेंट इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। फ्योल जो है वो मैनेजरियल एफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट में की जो है वकालत करते हैं। हेनरी फ्योल 1841 में उनका बर्थ हुआ एंड ही डाइड इन 1925। हेनरी फ्योल वाज ए फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। हेनरी फ्योल कौन थे? एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। एक फ्रेंच पर्सन थे जिन्होंने मैनेजमेंट की थ्योरीज दी हैं। हुज थ्योरीज कंसर्निंग साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर। उनकी थ्योरी किससे रिलेटेड है? साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। वर वाइडली इन्फ्लुएंशियल इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जो कि 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में बहुत अधिक प्रभावित था। He graduated from the mining academy in 1860 in mining engineering. उन्होंने ग्रेजुएट किया माइनिंग एकेडमी में 1860 में और वो क्या बने? एक माइनिंग इंजीनियर बने। द 19-year-old इंजीनियर स्टार्ट एट द माइनिंग कंपनी। एक 19 साल का पर्सन जो कि इंजीनियर बन गया और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया माइनिंग कंपनी में। ही वाज प्रमोटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम 1888 टू 1980 और उनको जो है बाद में उनको प्रमोट किया गया एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर और उन्होंने 1888 से 1918 तक वहां पर काम किया। His theory deals with organization of production in the context of competitive enterprise that has to control its production cost. उनकी थ्योरी जो थी वो डील करती थी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन से, जिससे कि वो जो है प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। फ्योल वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मैनेजमेंट के जो 4 फंक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया। कौन कौन से फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। although his version was a bit different, लेकिन उनके जो फंक्शंस थे वो थोड़े से इनसे डिफरेंट थे। उनके क्या क्या फंक्शंस थे? प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ये हेनरी फ्योल के फंक्शंस थे। According to Fuel, all activity of an industrial undertaking could be divided into। हेनरी फ्योल का मानना था कि जो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी होती हैं उनको जो है डिवाइड कर देना चाहिए। किस किस में? टेक्निकल डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल।
इन सब जो डिपार्टमेंट्स में इनको एक्टिविटी को डिवाइड कर देना चाहिए। He also suggested that qualities of a manager must possess should be, उनका वो ये भी सजेस्ट करते थे कि एक मैनेजर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फिजिकल, मोरल, एजुकेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एक मैनेजर जो है फिजिकल फिट होना चाहिए, उसका मोरल हाई होना चाहिए, एजुकेशन भी हाई होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसको अपने काम की, और एक एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने काम को करने का। He believed that the number of management principles that might help to improve an organization's operation is potential limitless. उनका मानना था कि नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बहुत सारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, दैट माइट हेल्प टू इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं वो उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, इनको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, इज पोटेंशियली लिमिटलेस, और उन प्रिंसिपल्स की जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, वो क्या है, लिमिटलेस है। Based largely on his own experience, he developed his concept of administration. उन्होंने जो बहुत ही ज्यादा उनका एक्सपीरियंस था, माइनिंग में उन्होंने बहुत काम किया था, तो इस बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, ही डेवलप्ड हिज कॉन्सेप्ट, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया एडमिनिस्ट्रेशन का। द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय हिम, उन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, were discussed in detail in his book published in 1917. 1917 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, उसमें जो है ये 14 प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के, वो डिस्कस किए गए हैं। उस बुक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियलिएट जनरल। इट वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश एज जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और ये बुक जो है इंग्लिश में जो पब्लिश हुई, तो इसका नाम क्या था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। पहले ये फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी 1917 में, और फिर ये 1949 में पब्लिश हुई, तब उसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, and it widely considered a foundations work in classic management theory। और इसको फिर कंसिडर किया गया एक इनिशियल वर्क इन क्लासिक मैनेजमेंट की थ्योरी में, एक प्रारंभिक क्लासिक जो है वर्क इसको कहा गया। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। उनके इस कंट्रीब्यूशन के कारण उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा गया। The 14 principles of management given by him are, उन्होंने मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल्स दिए वो इस प्रकार है। डिवीजन ऑफ वर्क, फर्स्ट जो प्रिंसिपल है उसमें क्या है कि डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब वर्क का जो है डिवीजन कर दो। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क जॉब्स, वर्क जो है वो छोटे छोटे टास्क में और अलग अलग जॉब में डिवाइड कर दिया जाता था। A trained specialist who is competent is required to perform each job। एक ट्रेन स्पेशलिस्ट को, जो कि मतलब कि उसको उस स्पेशलाइजेशन में नॉलेज है, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसको अपॉइंट किया जाता था। 10 डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, और जो वर्क का जो डिवीजन किया जाता था वो स्पेशलाइज द्वारा लीड किया जाता था। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट्स। फ्यूल के अनुसार वर्क का डिवीजन करने की जो इंटेंशन थी वो क्या थी कि हम जो है अधिक से अधिक प्रोडक्शन करें और अच्छा प्रोडक्शन करें सेम एफर्ट्स लगा के। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट्स। स्पेशलाइजेशन जो है वो मोस्ट एफिशिएंट वे है ह्यूमन रिसोर्स के, ह्यूमन एफर्ट्स को यूज करने। फ्यूल के कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी एक बंदा
किसी भी वर्क में स्पेशलाइजेशन लेके आता है तो उसको उस वर्क की अच्छी नॉलेज होने के कारण वो प्रोडक्शन जो है बेटर कर सकता है। इन बिजनेस वर्क कैन बी परफॉर्म्ड मोर एफिशिएंटली इफ इट इज डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क। एक बिजनेस का काम जो है परफॉर्म कर सकता है मोर एफिशिएंटली अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए स्पेशलाइज्ड टास्क में। ईच परफॉर्म्ड बाय ए स्पेशलिस्ट और ट्रेंड एम्प्लॉयड, और जो प्रत्येक जो काम है वो स्पेशलिस्ट और ट्रेंड एम्प्लॉय द्वारा किया जाता है। दिस रिजल्ट इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट। ये जो रिजल्ट है वो एफिशिएंट होता है और इफेक्टिव आउटपुट इससे निकल कर आते हैं। Thus, in a company, we have separate departments for finance, marketing, production and human resource development. इसलिए किसी भी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। ऑल ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड पर्सन, और इन सभी डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड पर्सन वर्क करते हैं। collectively they achieve production and sales target of the company, और वो जो है प्रोडक्शन को अचीव करते हैं और सेल्स टारगेट को पूरा करते हैं सब मिलकर। फ्यूल अप्लाइड दिस प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क टू ऑल काइंड ऑफ वर्क। फ्यूल कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क का, ये सभी प्रकार के काम पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल, टेक्निकली भी और मैनेजरियल के वे से भी सभी तरीके से हम इस जो डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है इसको सभी काम पर अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रिंसिपल एट वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक हॉस्पिटल और इवन ए गवर्नमेंट ऑफिस। और आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि ये जो प्रिंसिपल है ये सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू फ्योल, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड obtain obedience, and responsibility is the corollary of authority. फ्योल के अकॉर्डिंग अथॉरिटी जो है इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स, एक ऐसा अधिकार है कि जिससे हम ऑर्डर दे सकते हैं, एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, और जो है ओबीडियंस ऑब्टेन कर सकते हैं, रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, अथॉरिटी का कॉन्सिक्वेंस है। मीन्स अथॉरिटी हम किसी को देते हैं तो उसका परिणाम निकल के ये आता है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको साथ साथ देनी पड़ती है। द टू टाइप ऑफ अथॉरिटी आर ऑफिशियल अथॉरिटी विच इज द अथॉरिटी टू कमांड। अथॉरिटी जो है दो तरह की होती है। फर्स्ट अथॉरिटी जो है वो है ऑफिशियल अथॉरिटी विच इज द अथॉरिटी टू कमांड्स, जिसमें हम कमांड्स की अथॉरिटी देते हैं। एंड पर्सनल अथॉरिटी विच इज द अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर, और पर्सनल अथॉरिटी क्या होती है, जिसमें कोई इंडिविजुअल मैनेजर जो है किसी को अथॉरिटी ट्रांसफर करता है। मैनेजर है उसके सीनियर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर उसको उस पे बिलीव है तो वो अपने पर्सनल लेवल पे उसको कुछ अथॉरिटी दे सकता है, क्योंकि उसको बिलीव है कि जो काम वो करेगा वो सही होगा। अथॉरिटी इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अथॉरिटी दोनों हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। मैनेजर्स रिक्वायर अथॉरिटी इक्वल विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही इक्वल रूप से उनकी रिक्वायरमेंट होती है। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनमें बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सेफगार्ड
बिल्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि जो मैनेजर्स हैं उनके पास जो पावर होती है वो उसका मिसयूज ना कर सके। एट द सेम टाइम ए मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी समय इसी तरह से जो मैनेजर्स हैं उनके लिए अथॉरिटी आवश्यक है, ताकि वो उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उनको वो पूरा कर सके। For example, a sales manager has to negotiate a deal with a buyer. एग्जाम्पल के लिए एक सेल्स मैनेजर है जो कि एक बायर के साथ डील नेगोशिएट करता है, डील फाइनल करता है। He finds that if she can offer credit period of 60 days, she is likely to clinch the deal, which is supposed to fetch the company net margin of say 50 crores. एग्जाम्पल के लिए एक मैनेजर जो है बायर के साथ डील नेगोशिएट करता है, उसमें सी और ही फाइंड्स उसको, वो देखता है दैट सी कैन ऑफर क्रेडिट पे, अगर वो 60 दिन का पीरियड जो है क्रेडिट के तौर में उनको ऑफर करता है, तो सी इज लाइकली टू क्लिंच द डील, तो वो जो है उस डील को हम आपस में क्लोज कर सकते हैं, विच इज सपोज टू फेच द कंपनी, जिससे कि जो कंपनी की जो राइज है, जो हाइक है, वो उसकी नेट मार्जिन ऑफ से 50 करोड़, वो उसकी 50 करोड़ तक जो है नेट मार्जिन बढ़ जाएगी। Now the company give power to the manager to offer a credit period of only 40 days. लेकिन कंपनी ने जो है उस मैनेजर को सिर्फ 40 डेज का ही पीरियड दिया है कि आप सिर्फ 40 डे का ही क्रेडिट पीरियड किसी भी बायर को दे सकते हो। तो अगर ये जो डिफरेंस है कि बायर को 60 डेज का क्रेडिट पीरियड चाहिए और वो दे कितने का पा रहे हैं, सिर्फ 40 डेज का, तो डील जो है वो क्लोज नहीं होगी। और यहाँ पर जो वो बता रहे हैं कि 50 करोड़ का जो नेट मार्जिन जो है बढ़ेगा, वो जो है नहीं बढ़ पाएगा। Now the company gives power to the manager to offer a credit period of only 40 days. This shows that there is an imbalance in authority and responsibility. इससे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें इम्बैलेंस है। इन दिस केस द मैनेजर शुड बी ग्रांटेड अथॉरिटी ऑफ ऑफरिंग क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 डेज इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। इस केस में मैनेजर को जो है अथॉरिटी जो है 60 डेज पीरियड की देनी चाहिए, जिससे कि वो जो कंपनी के इंटरेस्ट में वो डील पक्की करवा सके। सिमिलरली इन दिस एग्जांपल दिस मैनेजर नॉट बी गिवन ए पावर टू ऑफर क्रेडिट पीरियड ऑफ से 100 डेज बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और इसी एग्जांपल में एक मैनेजर को जो है 100 डेज की पावर देने की, क्रेडिट पीरियड के जो है 100 डेज की पावर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ए मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश ए सबऑर्डिनेट। एक मैनेजर के पास पावर होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को जो है पनिश कर सके फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग ए लेजिटिमेट ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने जो मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर दिया था उसने उसको ओबे ही नहीं किया, उसको फॉलो ही नहीं किया, बट ओनली आफ्टर sufficient opportunity has been given to a subordinate, लेकिन उसको एक sufficient जो अपॉर्चुनिटी है वो भी प्रोवाइड की गई थी for presenting his her case, लेकिन फिर भी अगर जो सबऑर्डिनेट है वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया, तो इस अगर ऐसा कुछ होता है तो एक मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेट को पनिशमेंट भी दे सकता है। थर्ड जो प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल का, वो क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो डिसिप्लिन जो है इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल, ऑर्गेनाइजेशनल जो रूल है उनको को मानना डिसिप्लिन है। एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, और एम्प्लॉयमेंट का जो एग्रीमेंट बना है और जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल है उसको ओबे करना डिसिप्लिन है, विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग करने के लिए नेसेसरी है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर
at all levels. फ्यूल के अनुसार डिसिप्लिन में क्या होना चाहिए कि जो सुपरवाइजर जो है किसी भी लेवल पे वो एक अच्छा सुपरवाइजर होना चाहिए। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, साफ और क्लियर जो है एग्रीमेंट होने चाहिए। एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, और जो जस्टिस करने का जो है तरीका जो है वो एकदम सही होना चाहिए। Suppose management and labor union have entered into a agreement, मैनेजमेंट और लेबर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, whereby workers have agreed to put in extra hour, जहां पर वर्कर्स जो हैं एग्री हो गए हैं कि वो अतिरिक्त टाइम तक काम करेंगे, एक्स्ट्रा आवर तक काम करेंगे विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट, और उनको किसी भी एडिशनल पेमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। टू रिव्यू द कंपनी आउट ऑफ लॉस, कंपनी को किसी भी तरह के लॉस से बचाने के लिए। In return, the management has promised to increase wage of the workers when this mission is accomplished. इसके बदले में जो मैनेजमेंट है उसने प्रॉमिस किया है कि वो जो वर्कर्स जो एक्स्ट्रा टाइम काम करेंगे उनका जो है वेज को वो इंक्रीज कर देंगे। अब व्हेन द मिशन इज अकम्प्लिश, मतलब जो कंपनी को जो लॉस से ऊपर उठाने का जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा तब। Here, discipline when applied would mean that the workers and management both honor their commitments without any prejudice towards one another. ये जो डिसिप्लिन जो है वहां पर लागू होगा, तब ये डिसिप्लिन दिखाई देगा, तब वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों जो है अपने कमिटमेंट को इजीली मतलब बिना किसी भी झगड़े के जो है पूरा कर लेते हैं। Fourth is unity of commands. According to Fuel, there should be one and only one boss for every individual employee. Fuel के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, प्रत्येक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए। ये नहीं कि एम्प्लॉय तो एक है और उसको जो है ऑर्डर देने के लिए कई बॉस हैं। If an employee get orders from two superiors at the same time, the principle of unity of command is violated. अगर कोई एम्प्लॉय जो है दो सुपीरियर से एक ही टाइम पे अगर ऑर्डर लेता है, ऑर्डर मिलता है उसको, तो जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड का वो टूट जाएगा। The principle of unity of command states that each participant in a formal organization should receive order from and be responsible to only one superior. जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड का, उससे यह है वो यह बताता है कि जो पार्टिसिपेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको ऑर्डर जो है एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए जो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। फ्यूल गेव ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दिस प्रिंसिपल, हेनरी फ्यूल ने इस प्रिंसिपल को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है। He felt that if the principle is violated, उनका मानना है कि अगर ये प्रिंसिपल जो है वॉयलेट होता है, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, अथॉरिटी का जो है डैमेज हो जाती है अथॉरिटी, डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, जो डिसिप्लिन है वो रिस्क में आ जाता है। ऑर्डर्स डिस्टर्ब्ड एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड, ऑर्डर जो है वो जो ऑर्डर दिया जाता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जो स्टेबिलिटी है उस काम को करने की उसको मतलब उसको खतरा हो जाता है। डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, जो दो लोगों से किसी को अथॉरिटी मिलती है मतलब दो लोगों को सबऑर्डिनेट करना जो है वो अवॉइड करना चाहिए। दिस इज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग टास्क टू बी डन, जो काम करना है उसके रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन है वो भी इससे खत्म हो जाता है। सपोज ए सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू क्लींच ए डील, मानो कि एक सेल्समैन को कोई डील जो है पक्की करनी है विद ए बायर के साथ, एंड इज अलाउड टू गिव 10% डिस्काउंट बाय द मार्केटिंग मैनेजर, और जो है उसने मार्केटिंग मैनेजर को 10% डिस्काउंट अलाउ कर सकती है, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट टेल हर हिम नॉट टू ऑफर मोर देन 5% डिस्काउंट, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको
बताया है कि वो सिर्फ 5% डिस्काउंट ही ऑफर कर सकता है। नाउ देयर इज नो यूनिटी ऑफ कमांड, तो इस तरह से उसके पास जो है कमांड की यूनिटी नहीं है। दिस कैन बी अवॉइडेड इफ देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनमें कोऑर्डिनेशन है। इन सारे डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड का होना आवश्यक है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 5 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं और बाकी के प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।